गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आज इस चैनल पर हम लोग पहला वीडियो देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्लास 10th रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हम सीखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाने, रासायनिक समीकरण लिखना और फिर इसे संतुलित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक परिवर्तन है ना, तो रासायनिक परिवर्तन जानेंगे। देखिए यहाँ पीले रंग से हाईलाइट किया हुआ है यहाँ। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो कह रहा है कि जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कितनी चीज़ बदल जाता है, प्रकृति और पहचान। मतलब जब किसी पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अच्छा, अपने जीवन में इसका उदाहरण, एक बात और याद रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, अब भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है या भौतिक में नया पदार्थ नहीं बनता है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन पहले समझा देते हैं। भौतिक परिवर्तन में जैसे पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से फिर पानी बनना, मोमबत्ती का पिघलना, ये सब कौन सा परिवर्तन, भौतिक। कौन से परिवर्तन, भौतिक। आप जानते हैं रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसमें नया पदार्थ बनता है ना, और उसको फिर से आप पहले जैसा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, पहले अवस्था में नहीं ला सकते हैं। जैसे चावल से भात बनना, रासायनिक परिवर्तन हुआ क्योंकि नया पदार्थ बना, पहले चावल था बाद में भात बन गया, तो भात नया पदार्थ हुआ, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में जैसे गर्मी में दूध का खट्टा हो जाना या दूध फट जाना, तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की कील पर जंग लगना, भोजन का पकना है, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमारा सांस लेना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। इसको फिर से पहले जैसा नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिसको पुनः पहले वाली अवस्था में लौटा सके, भौतिक परिवर्तन पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं लौटा सकते, रासायनिक परिवर्तन, है ना। चलो अब हम लोग पता करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बच्चों, हम ये 4 बदलाव से पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला अवस्था परिवर्तन, दूसरा रंग परिवर्तन, तीसरा तापमान परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, और चौथा याद रख लीजिएगा, गैस का निकलना या गैस का सूखना, यानी गैस का निकास या उत्सर्जन, है ना। चलो, तो ये 4 बदलाव होता है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में। कितना बदलाव होता है, 4 बदलाव होता है। एक बार फिर से बता देते हैं, कितना बदलाव, 4 बदलाव। अवस्था में बदलाव, रंग में बदलाव, तापमान में बदलाव, गैस में बदलाव। ठीक, ये 2 नंबरिया में पूछा जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़े। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। तो रासायनिक समीकरण में एगो शब्द समीकरण होता है, एगो सूत्र समीकरण होता है। तो शब्द समीकरण यहाँ देखिए, ये वाला बिंदु, ये शब्द समीकरण है। कौन सा समीकरण है ये, शब्द समीकरण। कौन सा, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में शब्द लिख करके समीकरण बनाया जाता है। जैसे देखिए ना यहाँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला करके बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस शब्द के रूप में लिखा हुआ है तो हम कहेंगे शब्द समीकरण। यही सूत्र के रूप में लिखा रहता तो कहते हैं सूत्र समीकरण। जैसे मैग्नीशियम का Mg लिख देता, ऑक्सीजन का O2 लिख देता, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO लिख देता, तो हम क्या कहते हैं कि सूत्र समीकरण है। लेकिन ये सूत्र समीकरण नहीं है, ये शब्द समीकरण है। चलो अच्छा, एक बात और, रासायनिक समीकरण में आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अरे लड़का, तो रासायनिक
समीकरण में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ना पहले अभिकारक मिल रहा है, यहाँ मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये सब अभिकारक है। अब बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये प्रतिफल है ना। तो अभिकारक क्या हुआ, जो शुरू में रहता है। प्रतिफल क्या हुआ, जो तीर चिन्ह के बाद में रहता है। तीर चिन्ह के पहले वाला अभिकारक, बाद वाला प्रतिफल। अच्छा अब आप लोग बताइए, मैग्नीशियम क्या है, अभिकारक है। ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। अच्छा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो ये प्रतिफल है। चलो समझ गया होगा। तो रासायनिक समीकरण लिखना, देखो हम ऊपर बता दिए हैं ये, जैसे मैग्नीशियम को हम Mg लिख लिए, ऑक्सीजन को हम O2 लिख लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO लिख लिए, है ना। तो इस तरह के समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये संतुलित नहीं है, असंतुलित है। क्या है ये, असंतुलित। असंतुलित में तीर के दोनों ओर तत्व के परमाणु बराबर नहीं होते हैं। असंतुलित में तीर के दोनों ओर तत्व की परमाणु बराबर नहीं होते हैं। और संतुलित में तीर के दोनों ओर तत्व के परमाणु बराबर होते हैं। अब आप ही लोग बताइए, क्या ये संतुलित है। देखिए बताते हैं आपको, यहाँ मैग्नीशियम एगो है, इधर ही मैग्नीशियम एगो है, वाह मैग्नीशियम बराबर है यानी संतुलित। अच्छा दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, ऑक्सीजन यहाँ एगो है। तो तू बाहर जाओ ना, क्या मत है खराब कर, उठे हम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले अभिकारक में 2 गो है, प्रतिफल में ऑक्सीजन एगो है। तो ऑक्सीजन यहाँ जो है ये समीकरण को असंतुलित बना दिया। चलो अब आगे बढ़े। इतना याद रखिएगा, संतुलित में दोनों ओर बराबर होता है, असंतुलित में दोनों ओर बराबर नहीं होता है। चलो ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अच्छा पूरे के पूरे रसायन शास्त्र में संतुलित रासायनिक समीकरण का उपयोग होता है। क्यों, असंतुलित का क्यों नहीं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, कौन सा नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो जब द्रव्यमान फिक्स रहता है तो फिर कैसे हम ज़्यादा कम लिख सकते हैं तीर के दोनों ओर, है ना। तो आपसे पूछेगा कि असंतुलित समीकरण का उपयोग क्यों नहीं है, तो कहिएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहता है कि तीर के दोनों ओर तत्व के परमाणु बराबर होना चाहिए, यानी द्रव्यमान जितना पहले था उतना ही बाद में भी होना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान तो संरक्षित रहता है। चलो आगे बढ़े। अब है समीकरण संतुलित करना, है ना। हीट एंड ट्रायल विधि से हम लोग समीकरण को संतुलित करेंगे। चलिए यहाँ पर पहला उदाहरण पर नज़र दौड़ाइएगा। कह रहा है Fe है ना प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, है ना। इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, चारों को बक्सा में बंद कर देंगे। पहला Fe को बक्से में बंद, H2O बक्से में बंद, Fe3O4 को बक्से में रख दिए और H2 को बक्से में रख दिए, है ना। अब इसमें एक बात पर गौर करिएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ ये वाला देखिएगा, इसमें क्या है, एक और हम लिख लिए अभिकारक, एक और लिख लिए प्रतिफल या उत्पाद, बात बराबर है ना। तो एक तरफ लिखेंगे अभिकारक, एक तरफ लिखेंगे प्रतिफल। ऊपर से देखिए एक तरफ है अभिकारक, एक तरफ है प्रतिफल। उसमें से यहाँ देखेंगे, देखिए अभिकारक में फेरस एगो, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन एगो, ये अभिकारक में। अच्छा प्रतिफल में फेरस 3 गो है, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 4 गो, है ना। तभी संतुलित कब होगा, जब इधर जितना है उतना ही इधर भी होता, मतलब जितना अभिकारक में उतना ही प्रतिफल में भी होता, तो संतुलित है। यहाँ पर देखिए कितना है, 1 है तो 3 है, 2 है तो 2, हाँ ये तो संतुलित है, 1 है तो 4 है, ये संतुलित नहीं है ना। तो इसे संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ संतुलित करने के जो चरण है 6-7 चरण में संतुलित किया है।
है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे, चलो देखते हैं। तो वो हो गया। अब जो है, अच्छा, संतुलित करते समय एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो उसमें यानी जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर है उसको पहले संतुलित करेंगे। देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, कितने का अंतर? 2 का। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 है, फिर यहाँ 2 है, कितने का अंतर? 0 का अंतर। ये तो संतुलित ही है। फिर देखिए तीसरा में यानी ऑक्सीजन में, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, कितने का अंतर? 3 का अंतर। हाँ, तो इसी को सबसे पहले संतुलित करेंगे, क्योंकि पहला में 2 का अंतर, दूसरा में 0 का अंतर, तीसरा में 3 का अंतर, सबसे ज़्यादा अंतर ऑक्सीजन में है। तो ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। आइए यहाँ आगे बढ़ते हैं। फेरस 3 है, फेरस 1 है। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन अभिकारक में एगो था, 4 रख दिए, ऑक्सीजन 4 हो गया। प्रतिफल में भी ऑक्सीजन 4 हो गया। ऑक्सीजन संतुलित। तो ऑक्सीजन जितना अब इधर हो गया, देखिए अगर यहाँ हम 4 रखेंगे तो ऑक्सीजन इधर भी 4, इधर भी 4। अब फेरस इधर 3 है तो इधरों 3 रख देते हैं फेरस में, है ना। देखिए यहाँ फेरस में 3 रख दिया। 3 क्यों रखा? क्योंकि इधर 3 है तो इधर 3 ना रखेंगे, इधर भी 3 रख देंगे। ऑक्सीजन अब देखिए मिला के, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4। अच्छा, यहाँ फेरस 3, यहाँ भी फेरस 3 हो गया, 3 रख दीजिएगा। अच्छा, अब क्या छूट गया? छूट गया यहाँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इधर यानी प्रतिफल में 2 है, इधर हाइड्रोजन 8 हो गया। तो इधर भी अगर हम 4 रख देंगे, 4 दूना 8, इधर भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 4 रख करके हम संतुलित कर दिए। तो अंतिम में क्या होगा? देखिए यहाँ पर 3 रखे हैं, यहाँ 4 रखे हैं और यहाँ 4 रखे हैं, है ना। तो इस तरह से हम इसको संतुलित कर दिए, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर दूसरा वीडियो में समझाएंगे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है समीकरण को और सूचनापूर्ण बनाना। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक को तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। हाँ, एक बात और हो, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकल रहा है तो तीर ऊपर की तरफ, है ना। ऊष्मा निकलता है उससे तो तीर ऊपर की तरफ, ऊष्मा सूखता है तो तीर नीचे की तरफ से दिखाया जाता है ना। चलो ठीक है, ये बात समझा देंगे। अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जानेंगे, ये कई प्रकार के होते हैं। चलो पढ़ते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल बनाता है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल, 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक प्रतिफल, है ना। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में, अच्छा, एक उदाहरण जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर के जल बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल बन जाता है। अच्छा, एक कर उदाहरण देखते हैं। यहाँ कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और जल। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलाकर के क्या बना? तो मिलाकर के बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना बना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा बना, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, ये ऊष्मा को तो खैर इसमें नहीं गिनेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर के क्या बना रहा है? बुझा हुआ चूना बना रहा है। या बुझा हुआ चूना के सूत्र है CaOH, याद रखिएगा, ये बुझा हुआ चूना है, पूछता है एग्जाम में, है ना। चलो आगे बढ़े। कह रहा है कि इसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने में होता है। अच्छा, बुझा हुआ चूना का उपयोग कहाँ होता है? दीवार की सफेदी करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया आप सीख लिए। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक प्रतिफल बनाता है ना। चलो आगे बढ़े। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उत्पन्न होता है, तो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा वो ऊष्मा क्षेपी
ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा छिपी, ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा छिपी, है ना। चलो, तो प्राकृतिक गैस का दहन जैसे CH4 मीथेन का होता है, तो CH4 ए में अगर मिलाएंगे हम, अच्छा CH4 + O2 यानी ऑक्सीजन के दो परमाणु O2 दो, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल के दो अणु बनेगा, है ना, इस तरह से। तो ये सब क्या है, ये सब है ऊष्मा छिपी, ये सब क्या है, ऊष्मा छिपी। मतलब कोई भी गैस का दहन करते हैं, जैसे मीथेन गैस का दहन करते हैं, मीथेन कोई गैस है ना। अच्छा, मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है, तो गोबर में मीथेन गैस, कोई भी सड़े गले पदार्थ में मीथेन गैस पाया जाता है ना। तो यहाँ पर कह रहा है प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं सॉरी तो प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलता है। अच्छा, श्वसन लेते हैं तो इसमें भी ऊष्मा बनता है, ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा निकलता है श्वसन में भी। तो श्वसन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, कोई चीज़ जलाते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है ना। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा छिपी है। हाँ, साग सब्जी का सड़ गल करके जो है ना खराब होना, जैसे कि देखते हैं कोई हरे पेड़ पौधे अगर कहीं पर दब गया तो धीरे धीरे उसका पत्ता जो है ना उष्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, वो सड़ने लगता है ना। तो वो सब ऊष्मा छिपी है, क्यों, क्योंकि ऊष्मा निकलता है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग क्या समझे, संयोजन अभिक्रिया, फिर क्या समझे, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। अब हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, इससे पहले ना, वियोजन अभिक्रिया पढ़ने से पहले कुछ सवाल आपसे है, बताइएगा। दीवारों पर सफ़ेदी करने में किसका उपयोग, बुझा हुआ चूना। अच्छा, एक बात और, ऊष्मा छिपी में क्या निकलता है, ऊष्मा। संयोजन अभिक्रिया में क्या जुटता है, तो संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के प्रतिफल बनाता है। अच्छा, प्रतिफल क्या होता है, तो जो बाद में बनता है। अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है शुरुआती में अभिकारक, जैसे कि यहाँ देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, ये सब अभिकारक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रतिफल है, ठीक है। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ बदलाव होता है, तो 4 बदलाव होता है, अवस्था परिवर्तन, रंग परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। फिर पूछेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो चलो, कहाँ तक थे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले थे। तो वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक प्रतिफल। अच्छा, इसका मतलब संयोजन का उल्टा वियोजन होगा, संयोजन का उल्टा वियोजन। वियोजन अभिक्रिया में एक ही चीज़ टूट के या दो से अधिक भाग में बट जाएगा। जैसे देखिए ना, यहाँ उदाहरण वियोजन का, ये वाला जो है ये वियोजन है। कैसे, देखिए यहाँ फेरस सल्फेट जो है, ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है ना। तो फेरस सल्फेट जो है, इसमें ऊष्मा अगर दिया जाए तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा Fe2O3, है ना, और SO2 और SO3। देखिए एक चीज़ में तीन तीन चीज़ बन गया एक चीज़ से, है ना। तो यही सब है, तो एक टूट कर के तीन तीन बन रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया होगा। या एक और उदाहरण देखिए, यहाँ दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए, ऊष्मा दिया जाए, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये वाला याद रखिएगा, ये पूछता है एग्जाम में, सीमेंट निर्माण में उपयोग होता है इसका, है ना। तो ये पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट से क्या बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक से एक टूटा दो बना, कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, आ दो को जुड़ा एक बना, संयोजन अभिक्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसमें वियोजन लेड नाइट्रेट क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है लेड नाइट्रेट, ये रंगहीन को गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है ना। मुख्य अवलोकन, भूरे रंग का धुआं निकलता है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है ना। चलो छोड़ो, ये छोड़ते हैं, उतना जरूरी नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य वियोजन अभिक्रिया जैसे वैद्युत अपघटन होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है, ये सब खैर उतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी था हम बताए हैं। अब कह रहा है
विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये 4 को पढ़ लेते हैं, अब खत्म होने वाला है। तो विस्थापन अभिक्रिया कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। ना समझे, जो अधिक अभिक्रियाशील होगा कम अभिक्रियाशील को यौगिक से हटा देगा। अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से क्या करेगा, हटा देगा। जैसे कि यहाँ देखिए उदाहरण में, यहाँ फेरस रखें, यहाँ कॉपर सल्फेट रखें। अच्छा एक बात बताइए, फेरस में और कॉपर में ज़्यादा क्रियाशील कौन है? तो फेरस। तो कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा। तो यहाँ देखिए फेरस और कॉपर सल्फेट अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। पहले था कॉपर सल्फेट, अब बन गया फेरस सल्फेट। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर को हटा करके बाद में रख दिया है ना। तो देखिए यहाँ फेरस जो है सल्फेट को अपने साथ रख लिया, कॉपर को अलग कर दिया। तो वही है, पूछेगा विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा दे। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके यौगिक से हटा दे तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा विस्थापन, है ना। उदाहरण भी दिए हैं, एक और उदाहरण देख लीजिए। यहाँ Zn यानी जिंक, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट से क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। मतलब Zn के साथ सल्फेट मिल गया, कॉपर बेचारा अलग, यानी कॉपर अलग हो गया। कॉपर कम क्रियाशील था जिंक से, ये चलते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन में यौगिक विलयन से तत्व जो है आपस में अदला बदली हो जाता है। द्विविस्थापन में यौगिक के तत्व आपस में अदला बदली हो जाता है। जैसे देखिए ना, यहाँ पर उदाहरण बता रहा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया। ये सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, दोनों को अगर मिलाते हैं तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ सल्फेट जो है Ba के साथ मिल जाएगा, है ना। तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा। देखिए यहाँ बेरियम सल्फेट है ना। और यहाँ पर सोडियम के साथ क्या मिल जाएगा, क्लोराइड मिल जाएगा। देखिए आपस में अदला बदली हो गया, एक करेगो यहाँ चल गया, एक करेगो यहाँ आ गया, है ना। तो अदला बदली होगा तो द्विविस्थापन। अगर एगो के हटा के अलग कर दे तो विस्थापन। समझ में आ गया होगा। अब है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। चलो उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का कमी होता है तो उपचयन होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, तो कौन सा अभिक्रिया, उपचयन। याद रखिएगा, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, हाइड्रोजन की कमी होता है। उदाहरण करा, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड बनना। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन, है ना, ये दोनों को अगर तापमान देंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, है ना। देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ, तो कॉपर की सतह पर काली परत चढ़ जाता है इस तरह से ऑक्साइड का। कॉपर पर कौन सी का परत, कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड। अच्छा ये भी एग्जाम में पूछता है कि कॉपर के ऊपर कौन सी का परत चढ़ेगा, तो कॉपर ऑक्साइड। फेरस के ऊपर फेरस ऑक्साइड, जिंक के ऊपर जिंक ऑक्साइड, है ना। इस तरह से होता है, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो यही है, यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीजन जुट रहा है, तो आपको हम बताए हैं ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उपचयन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जुट गया तो उपचयन। अच्छा अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा, है ना। यहाँ पर देखिए CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन मिलाते हैं तो क्या होगा, कॉपर बेचारा अलग, ऑक्सीजन मिल जाएगा हाइड्रोजन में, तो ऑक्सीजन हटेगा तो कौन सा अभिक्रिया, अपचयन। ऑक्सीजन जुटेगा तो उपचयन। चलो शॉर्ट ट्रिक याद रखना, ऑक्सीजन जुटेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन। चलो ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया में कह रहा है उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, उपचयन भी और अपचयन भी, है ना। जैसे कि उदाहरण में समझिए, यहाँ
इस उदाहरण में, है ना। CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O, ये कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया है? देखो, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, देखिए यहाँ CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ सिर्फ कॉपर है, तो ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन हटा तो कौन सा अभिक्रिया? अच्छा, हटने पर अपचयन। अच्छा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा, जुटा है ना, तो ऑक्सीजन जुटा तो कौन सा अभिक्रिया? उपचयन। एक में हट रहा है तो अपचयन, एक में जुट रहा है उपचयन, तो अपचयन उपचयन दोनों मिलकर के अपचयन उपचयन अभिक्रिया यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल और पूछा जाता है, संक्षारण क्या होता है? तो जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्र के संपर्क में आने पर खराब होने लगता है तो हम लोग कहेंगे संक्षारित हो गया। अच्छा, कोई भी धातु के समान जो है ना संक्षारित होता है, जैसे अच्छा संक्षारण में जो कारक होता है संक्षारण का, वो है जलवाष्प, है ना, जलवाष्प और ऑक्सीजन। तो हम लोग धातु को खराब होने से बचाने के लिए कौन चीज़ से बचाते हैं? पानी से बचाते हैं और ऑक्सीजन से बचाते हैं। देखते हैं बारिश के मौसम में कभी कभार लोहे की वस्तु अगर बाहर में छोड़ देते हैं, जैसे खुरपी वगैरह, हंसुआ है, तो ये सब बाहर छोड़ देते तो उसमें जंग लग जाता है बारिश में। क्यों? क्योंकि नमी तो रहबे करता है, पानी में भीग गया तो नमी हो गया, और ऑक्सीजन उसमें है ही है, तो ऑक्सीजन मिल गया और पानी की नमी मिल गया, तो वो क्या हो गया? संक्षारित हो गया, यानी जंग लग जाएगा, है ना। तो आपसे पूछेगा जंग लगने के लिए कितने कारक जरूरी है? तो 2 कारक जरूरी है। कौन कौन? पहला जलवाष्प और दूसरा बताइए, दूसरा ऑक्सीजन। जलवाष्प और ऑक्सीजन, जलवाष्प और ऑक्सीजन। चलो आगे बढ़े। तो लोहे पर जंग लगना, भूरे रंग की परत। अच्छा, लोहे पर कैसा परत चढ़ता है? तो भूरे रंग की परत। चांदी के ऊपर काले रंग की परत, चांदी के ऊपर काले रंग की परत। यही चांदी के जो है ना परत को साफ कराने हम लोग जाते हैं सोनार के पास, है ना, या लोहे के सॉरी या सोने के ऊपर जो है ना वो परत जो चढ़ जाता है, तो हम लोग जाते हैं सोनार के पास। सोनार जो है इसको साफ करने के लिए, चांदी हो या सोना हो, साफ करने के लिए अम्लराज का प्रयोग करता है। कौन सी का? अम्लराज का। वो अम्लराज में रख देगा, अम्लराज में रख करके जो है ना सोना चांदी गला लेता है, और बाद में बड़ा अच्छा फायदा करता है ना। तो उसे फायदा सोनार को होता है, हम लोग का नहीं, हम लोग नुकसान में जाते हैं, है ना। अच्छा, तो क्या बता रहे थे? लोहे पर जंग लगना, भूरे रंग की परत, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत, है ना। अब जो है थोड़ा सा और बचा हुआ है, विकृत गंधिका क्या होता है? तो देखो, खाद्य सामग्री का खराब होना, विकृत गंधिका नामो है, विकृत गंधिका मतलब खराब टाइप का गंध आना। तो भोजन यानी खाद्य पदार्थ का खराब होना विकृत गंधिका कहलाता है ना। तो जैसे अच्छा, एक विकृत गंधिका के उदाहरण, जैसे मान लो कि चावल से हम भात बना दिए और उसको 2-3 दिन रख कर के छोड़ दिए घर में, है ना, तो सड़ करके बदबू करने लगेगा, तो हम कहेंगे विकृत गंधिका हो गई है ना। तो वही पूछता है विकृत गंधिका क्या होता है। अच्छा, एक सवाल ये भी पूछता है कि विकृत गंधिका से बचाने का उपाय बताओ। तो बचने का उपाय, हम लोग फ्रिज में रख देते हैं भोजन को, 2-3 दिन तक रह जाता है फ्रिज में। हरे साग सब्जी तो 8-8 10-10 दिन तक रह जाता है। तो क्या है? विकृत गंधिका से बचाने का उपाय है कि फ्रिज में रख देना, है ना। एगो और उपाय है कि पैकेट बंद कर देना, वो नाइट्रोजन गैस भर करके आप पैकेट बंद कर देता है ना। तो पहला रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का प्रयोग, और दूसरा जो है नाइट्रोजन गैस भर करके पॉकेट में बंद कर देते हैं। तो चलो, इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। इसमें उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक, बाय, थैंक यू।